नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु कांडपाल और विभिन्न खेल खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार संजीव कुमार। संजीव, नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है। मेरी ओर से भी सभी सुनने वालों को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस में और इसके बाद इन हेडलाइंस और दूसरी खेल खबरों पर संजीव आपसे करेंगे हम चर्चा एक एक करके। जी, तो हेडलाइंस हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ मेलबर्न क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने पहली पारी में 9 विकेट पर 358 रन बनाए। हॉकी इंडिया लीग आज से उड़ीसा के राउरकेला में शुरू हुई। उद्घाटन मैच दिल्ली एसजी पाइपर्स और टीम गुनासिका के बीच खेला जा रहा है। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में भारत के ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी ने संयुक्त रूप से बढ़त बना ली है और डेविस कप टेनिस में विश्व ग्रुप 1 के प्लेऑफ मुकाबलों के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। और अब खबरें विस्तार से। मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 टेस्ट मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के चौथे मैच के तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने पहली पारी में 9 विकेट पर 358 रन बना लिए थे। नीतीश कुमार रेड्डी ने अपने करियर का पहला टेस्ट शतक लगाया। खेल समाप्त होने तक नीतीश 105 और मोहम्मद सिराज 2 रन बनाकर क्रीज पर थे। इससे पहले आज सुबह भारत ने पहली पारी में कल की रन संख्या 5 विकेट पर 164 रन से आगे खेलना शुरू किया। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 474 रन बनाए। 5 मैचों की श्रृंखला में फिलहाल 1-1 से दोनों टीमें बराबरी पर हैं। आज के मैच पर पेश है ये रिपोर्ट। नीतीश कुमार रेड्डी ने भारत के लिए संकट मोचक की भूमिका निभाते हुए चौथे टेस्ट के तीसरे दिन नाबाद शतक लगाकर ऑस्ट्रेलिया की जीत की उम्मीदों को झटका दिया है। रेड्डी के नाबाद 105 रन की मदद से भारत ने बारिश के कारण तीसरे दिन का खेल जल्दी समाप्त किए जाने तक 9 विकेट पर 358 रन बना लिए थे। अपनी पारी में रेड्डी ने अब तक 10 चौके और 1 छक्का लगाया है। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी के 474 रन से भारत अभी भी 116 रन पीछे है। एक समय भारत पर फॉलो ऑन का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन रेड्डी ने जुझारूपन की मिसाल पेश करते हुए वॉशिंगटन सुंदर के साथ 8वें विकेट के लिए 127 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी की। सुंदर ने 162 गेंद में 50 रन की पारी खेली। रेड्डी ऑस्ट्रेलिया में नंबर 8 पर उतरकर शतक लगाने वाले एकमात्र भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। 8वें विकेट के लिए रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर ने ऑस्ट्रेलिया में दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी की। कल जब चौथे दिन का खेल शुरू होगा तो भारत की कोशिश ऑस्ट्रेलिया की बढ़त को कम से कम करने की होगी। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैन। बिल्कुल, कोशिश ये होगी कि बढ़त कम से कम की जाए क्योंकि बढ़त जो है ऑस्ट्रेलिया की 116 रन की अभी भी बाकी है। हालांकि अब भारत का एकमात्र विकेट बचा हुआ है। 9 विकेट खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। तो कल 2 दिन का खेल बाकी है, कल और परसों का, और 116 रन की बढ़त है। जैसे कि रिपोर्ट की शुरुआत में कहा था कि जीत की उम्मीदों को झटका लगा है। आपको लगता है कि अभी भी कुछ संभावना है इस मैच में नतीजे की? देखिए, ऑस्ट्रेलिया को तो बहुत झटका लगा है क्योंकि एक क्रिकेट में कम से कम ये होता है कि साइकोलॉजिकल एडवांटेज लेना जी। अब जिस तरह से एक नंबर 8 पे उतरा हुआ बल्लेबाज, उनके तमाम अच्छे जो होम कंडीशंस में फास्ट बॉलर्स थे, हालांकि पिच से बहुत ज़्यादा मदद नहीं थी जी, और उन लोगों ने जैसे खेला, नीतीश और वाशिंगटन सुंदर का भी नाम लेना चाहूंगा क्योंकि अगर उनका योगदान नहीं होता, वो जल्दी आउट हो गए रहते तो शायद नीतीश कुमार आज सेंचुरी नहीं बना पाए होते शायद, क्योंकि उनके नीचे के 2 बल्लेबाज की कोई गारंटी नहीं है। आज भी 99 पर वो जब थे तो ऐसा लग रहा था कि उनकी सेंचुरी होगी कि नहीं, क्योंकि दूसरी तरफ कुछ गेंदे बिल्कुल। जब मोहम्मद सिराज आए थे तो उनको 3 गेंदें खेलनी थी और पैट कमिंस सामने थे जी, तो 3 गेंदें क्या गुजरी होंगी नीतीश कुमार रेड्डी और फैंस पर। बिल्कुल, उनके पेरेंट्स भी वहां थे, उनके कोच, बचपन के कोच भी वहां थे स्टैंड्स में, और वो बता रहे थे बहुत नर्वस थे हम। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जब आप लंबा, न केवल उन्होंने रन बनाया है बल्कि समय भी निकाला है। अब इस खेल में 180 ओवर, अगर 90 ओवर एक दिन की बात करें, 2 दिनों में बचा है। हो सकता है ये स्ट्रेटेजी के साथ नीतीश कुमार रेड्डी उतरे, क्योंकि आप सिराज से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो बहुत बड़ी पारी खेलेंगे, कि वो अटैकिंग खेल खेले अगले 10, 15, 20 गेंदों में, हो सकता है 30, 40, क्योंकि आईपीएल में भी बहुत अच्छा विस्फोटक बल्लेबाज है वो जी। तो वो शॉट्स खेलते हैं, वो उतने रन बना दे, कुछ गारंटी नहीं है। लेकिन अगर ये जल्दी आउट हो जाते हैं कोई इनमें से 2 भी, तो अभी ऑस्ट्रेलिया को कम से कम जिस तरह से भारत ने जवाब दिया है लोअर ऑर्डर ने,
अच्छी स्थिति में ऑस्ट्रेलिया महसूस नहीं कर सकता जब तक उसके पास 350-400 रन के बीच न हो। और ये भी भूलना नहीं होगा कि 350 के करीब इन्होंने गावा में बना दिया था पिछली बार जी। तो वो बहुत डरेंगे कि अगर भारत के पास 90 ओवर हो और 350 का टारगेट हो तो क्या पता ये बल्लेबाज जो हैं वो बना दें। जी बिल्कुल। यशस्वी भी बहुत अच्छा खेलते हैं, नीतीश भी बहुत तेज खेलते हैं जी। और खिलाड़ी भी हैं और भी प्लेयर हैं जो तेज स्कोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आज के मैच की बात करें, ये लोअर ऑर्डर पर 8वें नंबर पर आने वाले बल्लेबाज ने तो अच्छा किया, लेकिन जो टॉप ऑर्डर है जायसवाल को छोड़ दिया जाए तो कुछ खास नहीं, और अपर मिडिल ऑर्डर जो है वो भी नाकाम रहा। हाँ देखिए, ये समस्या तो भारत की चली आ रही है, ना केवल वहाँ बल्कि अगर आप देखें तो इंडिया में भी उनकी स्थिति ऐसे ही थी। न्यूजीलैंड के खिलाफ अगर देखें तो ऊपर के बल्लेबाज रन नहीं कर रहे हैं, नीचे के बल्लेबाज रन कर रहे हैं, तो आप एक भरोसा आपका रह रहा है कि नीचे वाले आके कुछ कर देंगे, तो हर बार आप ये उम्मीद नहीं कर सकते। और टॉप ऑर्डर में मेरा मानना है कि जो रोहित शर्मा है, सबसे बड़ा सवाल उनके ऊपर है। हर कोई कह रहा है कि न केवल ये सीरीज बल्कि पिछली सीरीज में भी लगातार वो फेलियर रहा है। लंबे समय से उनका औसत गिर के 14-15 हो गया है टेस्ट में, पिछले कुछ 12-14 टेस्ट मैच इनिंग्स की बात करें तो। जी बिल्कुल। और ऋषभ पंत की भी आज जिस तरह से वो आउट हुए और जिस स्थिति में भारतीय टीम थी, क्या उस स्थिति में ऐसा शॉट खेलना वाजिब था? ये तो देखिए, महान सुनील गावस्कर जब कमेंट्री कर रहे थे तो उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया, बहुत कम होता है कि वो स्टूपिड कहें, उन्होंने 3 बार ये शब्द रिपीट किया कि अगर आप पिछली गेंद में वही करते हुए उसी तरह का शॉट खेलते हुए उसी तरह की गेंद पर आप बच गए, उनके नाभि में बॉल लगी थी, तो फिर आपको संभल कर खेलना था। आप किस लिए वो शॉट खेल रहे थे और आप कहाँ खेल रहे, गेंद कहाँ जा रही है, आप इधर ऑन साइड में मारना चाह रहे थे, रिवर्स लैप्स और गेंद आपके एज अंदर से लग के और वो आपको थर्ड मैन पे जाके कैच हो रही है। तो मेरा मानना है कि ठीक है, हो सकता है एक इन हाइंडसाइट देखे हो सकता है 6 चला जाता वो, तो आज उनकी वाहवाही हो रही होती। लेकिन फिर भी मैच की सिचुएशन को देखते हुए जितनी मैच्योरिटी नीतीश कुमार रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर ने दिखाई, वो देखिए उनसे रन नहीं हो रहा था, बाउंड्री नहीं ले पा रहे थे, तो ये कर रहे थे कि सिंगल ने तेजी से दबाव बनाए और उन्होंने किया। जी। और इस बीच आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन ने नीतीश कुमार रेड्डी को 25 लाख रुपए नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है। उधर सेंचुरियन में दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज खेला जा रहा है। तीसरे दिन अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान की दूसरी पारी समाप्त हुई है। 237 रन बनाए हैं उन्होंने और कुल 147 रन की बढ़त हासिल हो चुकी है उनको, यानी कि अब दक्षिण अफ्रीका के पास 148 रन का टारगेट है। पाकिस्तान के लिए बाबर आजम ने 50 और शौद शकील ने 84 रन बनाए और दक्षिण अफ्रीका के लिए मार्को यानसन ने अब तक 6 विकेट लिए हैं। उड़ीसा के राउरकेला में हॉकी इंडिया लीग का भव्य उद्घाटन समारोह आज बिरसा मुंडा स्टेडियम में हुआ। प्रतियोगिता का पहला मैच दिल्ली एसजी पाइपर्स और टीम गुनासिका के बीच खेला जा रहा है। ताज़ा समाचार मिलने तक दिल्ली पाइपर्स ने 10वें मिनट में पहला गोल करके बढ़त बना ली थी। आकाशवाणी पर हर सुबह 7:10 पर लीग पर विशेष रिपोर्ट राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित की जाएगी। और आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में सूरमा हॉकी क्लब के युवा खिलाड़ी विवेक सागर प्रसाद ने कहा कि पहली बार हॉकी लीग में खेलने के लिए वे काफ़ी उत्साहित हैं। यार सभी लोग एक्साइटेड हैं और नो डाउट की हॉकी इंडिया लीग वापस इंडिया में दोबारा से होने जा रहा है और साथ ही साथ मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरा फर्स्ट हॉकी इंडिया लीग और एक मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है, साथ ही साथ उन सभी यंगस्टर के लिए बहुत बड़ी बात है कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने गेम को शो करने के लिए और इंडिया टीम में जगह बनाने के लिए। ये जो हॉकी लीग है उसमें कुल 8 टीमें भाग ले रही हैं और लगभग 7-8 साल के अंतराल के बाद हॉकी इंडिया लीग की पुनः वापसी हुई है। इस पर आपका टेक और किस तरह से युवा खिलाड़ियों को ये फायदेमंद होगा? देखिए, अब इस पर तो सिर्फ एक उदाहरण काफ़ी है। 2017 में आखिरी बार हॉकी इंडिया लीग हुई थी, फिर चाहे जिन वजहों से 7 साल तक नहीं हो सकी, वापसी हुई है। इसी हॉकी इंडिया लीग की देन है हरमनप्रीत सिंह, जो भारतीय टीम के कप्तान हैं और चैंपियन कप्तान हैं जी। तो वो तो कहते हैं कि मेरा जो करियर उठा, मतलब जो मैं लाइमलाइट में आया और फिर भारतीय टीम में जगह बनाई, ये हॉकी इंडिया लीग की देन है। तो अगर इस तरह का खिलाड़ी इस लीग में मिलता है, और सबसे बड़ी बात जैसे आईपीएल में अगर आप देखें तो एक ड्रेसिंग रूम में आपके
दुनिया के हर देश के खिलाड़ी हैं जी। आप उनसे सीखते हैं, उनके साथ प्रैक्टिस करते हैं। और उसी तरह अगर हॉकी इंडिया लीग में एक टीम में ऑस्ट्रेलिया के, हॉलैंड के, डिफरेंट जर्मनी के खिलाड़ी वहाँ हैं, तो आप फिर जब मैच खेलते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ों को आप जानते हैं कि इनके सोच क्या है, कैसे जाएंगे, और एक फियर फैक्टर जो होता है ना वो ख़त्म हो जाता है कि ये जर्मन है, ये ऑस्ट्रेलियन है, ये नीदरलैंड्स के हैं। तो ये जो यंगस्टर्स हैं उनको बहुत फ़ायदा होता है। और हरमनप्रीत सिंह बार बार रिपीट करते हैं, जैसे अभी आपने बाइट सुनाई उसमें विवेक सागर कह रहे थे कि पहली बार खेल रहा हूँ, जबकि इंडिया की ओर से बहुत खेल चुके हैं, बस इस लीग में खेलने के लिए उत्साहित हैं। तो ये समझा जा सकता है कि इसको लेके खिलाड़ियों में, भारतीय खिलाड़ियों में कितना उत्साह है। और एक और बात जोड़ना चाहूंगा, महिलाओं के लिए भी इस बार आयोजित किया जी बिल्कुल। और महिला हॉकी लीग में 4 टीमें भाग ले रही हैं। महिला वर्ग के मुकाबले 12 जनवरी से शुरू होंगे और 26 जनवरी को फाइनल खेला जाएगा। और अगर पुरुष लीग की बात करें तो पहले चरण के मुकाबले आज से शुरू हो गए हैं, 18 जनवरी तक होंगे, जिसमें सभी टीमें आपस में एक बार खेलेंगी। और दूसरे चरण में जो टीमें होंगी उनको 2 पूलों में बांटा जाएगा। सेमीफाइनल में टीमें पहुंचेंगी और फाइनल जो है फरवरी को खेला जाएगा। और अगर हम साल का अंत होने वाला है और हमने अलग अलग खेल खबरों पर, अलग अलग खेल स्पर्धाओं के बारे में बताया कि साल भर में कैसा परफॉर्मेंस रहा। अगर हम आज वेट लिफ्टिंग की बात करें तो वेट लिफ्टिंग में भारत के लिए ये साल कैसा रहा? देखिए, एवरेज कहेंगे। और जूनियर्स की अभी जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें तो बहुत अच्छा किया भारतीय खिलाड़ियों ने एशियन लेवल पर। और लेकिन सबकी निगाहें होती है कि जब एशियन गेम्स हो, ओलंपिक्स हो, वहां से लेके क्या आते हैं हमारे खिलाड़ी। चानू से सबसे ज्यादा उम्मीदें थी, चानू वहां गई भी, टोक्यो में पदक विजेता थी वो, और चानू चौथी पोजीशन पे रह गई और थोड़े से अंतर से वो ब्रॉन्ज मेडल चूक गई जी। लेकिन जिस तरह से वो चोटिल थी और जाके प्रतियोगिता की उन्होंने वहां पे, और ठीक ही किया, बट वो दिन उनका ठीक नहीं था। तो ओवरऑल कहें तो मिला जुला साल रहा। हमारे जूनियर्स ने अच्छा किया, बट जो बड़ा मंच था वहां से कुछ लेके नहीं आ सके। बिल्कुल। और दोहा में जो एशियाई युवा और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ उसमें कैसा था प्रदर्शन, आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट जी। भारत के पदक विजेता एथलीट दोहा में एशियाई युवा और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 में प्रभावशाली प्रदर्शन के बाद नए साल में अपना प्रदर्शन और बेहतरीन करने का लक्ष्य बना रहे हैं। दोहा में भारत ने युवा और जूनियर श्रेणियों में 33 पदक जीते थे। वेट लिफ्टर्स अपना अगला लक्ष्य ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 के लिए क्वालिफिकेशन है। राष्ट्रीय भारोत्तोलन कोच और ओलंपियन मीराबाई चानू के मेंटोर विजय शर्मा का कहना है कि दोहा का प्रदर्शन आशाजनक था और ये भारत के लिए उज्जवल भविष्य का संकेत देता है। दोहा में वेट लिफ्टिंग में 40 स्पर्धाएं शामिल थीं। युवा और जूनियर दोनों वर्गों में 20-20 स्पर्धाओं में से प्रत्येक में स्नैच, क्लीन एंड जर्क और ओवरऑल वर्गों के लिए पदक प्रदान किए गए थे। बिल्कुल। भारत के युवा जो वेट लिफ्टर्स हैं उन्होंने 7 स्वर्ण सहित 21 और जूनियर ने 12 पदक जीते थे। और अगर हम बात करते हैं डेविस कप की, डेविस कप टेनिस में टोगो के साथ विश्व ग्रुप 1 के प्लेऑफ मुकाबलों के लिए भारत की टीम की घोषणा कर दी गई है। और मुकुंद शशि कुमार की टीम में वापसी की हुई है। अन्य खिलाड़ी हैं रामकुमार रामनाथन, करण सिंह, एन श्रीराम बालाजी, ऋत्विक बल्लीपल्ली, रोहित राजपाल 11 खिलाड़ी कप्तान होंगे। आशुतोष सिंह टीम के कोच होंगे। फरवरी में ये टोगो के साथ विश्व ग्रुप 1 प्लेऑफ का मुकाबला होगा। और न्यूयॉर्क में विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी ने 3 अन्य खिलाड़ियों के साथ संयुक्त रूप से बढ़त बना ली है। रूस के वोलोदोर मुर्जिन और अलेक्जेंडर ग्रिश्चुक और पोलैंड के डूडा जॉन क्रिस्टोफ दूसरे दिन 9वें दौर के बाद 7-7 अंक लेकर अर्जुन के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर हैं। दूसरे दिन 5 बार के विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन पर फीडे के ड्रेस कोड का उल्लंघन करने पर पहले उन पर जुर्माना लगाया गया और उसके बाद उन्हें बाहर कर दिया गया। कार्लसन के बाहर होने के बाद अर्जुन के जीतने की संभावनाएं प्रबल हो गई हैं। और अहमदाबाद में भारत की वैष्णवी अडकर ने W15 महिला टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। उनका पहला ITF सिंगल्स खिताब है। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में इस समय चेन्नई में चेन्नईयन फुटबॉल क्लब और बेंगलुरु फुटबॉल क्लब के बीच मैच खेला जा रहा है। हाफ टाइम तक दोनों टीमें 2-2 गोल से बराबरी पर थीं। एक अन्य मैच में हैदराबाद के GMC बालयोगी स्टेडियम में ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब और हैदराबाद फुटबॉल क्लब के बीच मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। प्रतियोगिता में कल जमशेदपुर में जमशेदपुर फुटबॉल क्लब का मुकाबला केरला ब्लास्टर्स से होगा। बहरहाल समय नहीं है इस पर और दूसरी खेल खबरों पर अपने मेहमान के साथ हम चर्चा जारी रखें। श्रोताओं, आज हमने वरिष्ठ खेल पत्रकार को आमंत्रित किया था, संजीव कुमार जी को, और
संजीव, आपने समय निकाला स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहरहाल मुझे यानी कि हिमांशु कांडपाल और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।